हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता क्या है, ये आजकल इतना न्यूज में क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जानेंगे कि ये संविधान के कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में, संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया है, संविधान निर्माता जो लोग थे उनका क्या व्यू था, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। द डेली गार्जियन का एक न्यूज आर्टिकल है, यूनियन लॉ मिनिस्टर टेल्स सुप्रीम कोर्ट PIL फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट मेंटेनेबल, नो डायरेक्शन कैन बी मेड टू पार्लियामेंट टू फ्रेम UCC। तो ये यूनियन लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि जो PIL आया है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नॉट मेंटेनेबल है, नो डायरेक्शन कैन बी, आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप UCC को फ्रेम करें। तो ये 19 अक्टूबर का ये न्यूज आर्टिकल है। लेकिन अभी क्यों, इस महीने क्यों इतना ज़्यादा न्यूज में आएगा, उसको भी देख लेते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, BJP मेंबर मूव्स प्राइवेट मेंबर बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन राज्यसभा। तो जब इन्होंने बिल ये मूव किया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो अपोजिशन के लोग, बहुत लोगों ने इसका अपोज किया था। प्राइवेट मेंबर बिल्स नीड द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट पास इन द पार्लियामेंट। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होना जरूरी है। अगर बैकिंग होती है गवर्नमेंट की तो ये बिल पास हो सकता है पार्लियामेंट में। एक और न्यूज आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2022 प्राइवेट मेंबर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अब जान लेते हैं कि ये न्यूज में गए। तो पहली बात, अभी जो मैंने अभी न्यूज आर्टिकल पढ़ा, 2 न्यूज आर्टिकल इसी पे थे। BJP मेंबर्स मूव्स प्राइवेट मेंबर बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन राज्यसभा। और दूसरी बात थी जो अक्टूबर महीने की है, एक PIL डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला था, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू फ्रेम एनी लॉ एंड इट सॉट डिसमिसल ऑफ PILs का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीकिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। तो उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला था कि कानून और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है, और इसने देश में UCC जो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली जो PIL है उसको खारिज करने की मांग की थी कि आप उसको खारिज कर दीजिए। प्राइवेट मेंबर बिल इन राज्यसभा, इस पे भी बात कर लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल बाई द BJP मेंबर ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री विटनेस vociferous protest from the opposition members in Rajya Sabha on December 9, 2022। तो 9 दिसंबर 2022 को BJP के एक मेंबर ने ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था राज्यसभा में। तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी है, मुखर विरोध किया था इसको लेके कि आप ये बिल न लाएं राज्यसभा में। द अपोजिशन मेंबर्स रिक्वेस्टेड द BJP मेंबर किरोड़ी लाल मीना टू withdraw the bill and also ask chairman Jagdeep Dhankar to not accept the legislation as it will destroy the secular fabric of the country। तो जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो BJP के मेंबर हैं राजस्थान से हैं, ये किरोड़ी लाल मीना से, कि आप ये जो बिल है इसको वापस ले लीजिए। और उन्होंने रिक्वेस्ट उनसे भी किया, चेयरमैन से, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी बोला कि जो ये कानून है आप इसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा जो सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए आप इस बिल को वापस न लीजिए। ये अपोजिशन मेंबर से उनका कहना था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाला गया था उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट आर द PILs अबाउट? Petitioners sought uniformity in the personal laws regulating marriage, divorce, maintenance and alimony, money that has to be paid by law to former wife or husband। तो जो याचिकाकर्ताओं ने थे उन्होंने क्या किया था, जो PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या था कि विवाह, तलाक, भरण पोषण और गुजारा भत्ता जो है, जैसे जो पूर्व पत्नी या पति को कानून द्वारा भुगतान किया जाने वाला धन होता है, को विनियमित करने के वाले व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता की मांग की थी। ये कानून बनाया जाए जो सबके लिए समान हो। द पेटिशन सॉट स्टेप टू रिमूव
anomalies regarding laws for divorce and make them uniform for all citizens and uniform guidelines for adoption and guardianship of children। तो ये याचिकाओं में तलाक के कानूनों के संबंध में जो विसंगतियां थी उसको दूर करने और उन्हें सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाने तथा बच्चों को गोद लेने एवं संरक्षकता के लिए यानी गार्जियनशिप के लिए समान दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। तो ये था PIL के बारे में। अब जान लेते हैं कि सरकार का इस पे रुख क्या है। व्हाट इज द गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन UCC। दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल टू डिसाइड एंड नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इश्यूड बाय द कोर्ट। इट इज फॉर द लेजिस्लेचर टू इनेक्ट और नॉट इनेक्ट अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो न्यायालय इस मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती है क्योंकि यह नीति का मामला है, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसलिए नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिए। विधायिका को कानून पारित करने या वीटो करने की शक्ति है, इसलिए आप हस्तक्षेप न करें। ये बोल रहे हैं लोग कि आप सुप्रीम कोर्ट को बोलें कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें, ये जो भी करेंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। The Law Ministry had requested the Law Commission to examine various issues relating to the UCC and make recommendation considering the sensitivity and in-depth study involved of various personal law governing different communities। विधि मंत्रालय ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और समुदायों को शासित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशीलता उनके गहन अध्ययन के आधार पर विचार करते हुए सिफारिश करने का अनुरोध किया था। तो ये जो 21st लॉ कमीशन ने किया था, द 21st लॉ कमीशन हैड अपलोडेड अ कंसल्टेशन पेपर टाइटल रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ subsequently in August 2018, but term of the 21st law commission came to an end in August 2018। जो 21वां विधि आयोग था उन्होंने 2018 में अगस्त 2018 में परिवार कानून में सुधार शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था, लेकिन 21वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो जाता है कब? अगस्त 2018 में। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले UCC इज envisaged to provide for one law for the entire country applicable to all religious community in their personal matters such as मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन etc। अभी क्या है कि इंडिया में अलग, जैसे मुस्लिम के लिए अलग लॉ मतलब सिविल लॉ है, और हिंदू और सिख, जैन और बौद्धिज्म है इनके लिए एक अलग लॉ है, और जो ईसाई और अलग कम्युनिटी है उनके लिए अलग अलग है। लेकिन अभी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता तो क्या हो जाएगा, समान नागरिकता सहित से पूरे देश के लिए एक समान कानून हो जाएगा। उसके साथ ही साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह जो होता है, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो जो UCC है जो ये केवल किसके लिए रहेगा, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने में, यही जो कानून है ये अलग अलग है डिफरेंट कम्युनिटी के लिए। लेकिन क्रिमिनल कोड जो से जैसे मान लीजिए IPC और CRPC है जो सबके लिए सेम है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग है और ये अलग। केवल ये बात किसके लिए हो रही है, ये बात हो रही है केवल विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने की जो कानून है उसके रिगार्डिंग है ये UCC लॉ, यानी समान संहिता कोड जो है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कौन से आर्टिकल में कहाँ पे है और किस में आता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको मेंशन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लेज डाउन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ UCC फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। Article 44 is one of the directive principles of state policy. The purpose behind Article 44 is to strengthen the object of secular democratic republic as enshrined in the preamble of the Constitution। तो अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। The origin of UCC dates back to colonial India when the British government submitted its report in 1835 stressing the need for uniformity in the codification of Indian law relating to crimes, evidence and contracts, especially recommending the personal laws of Hindus, Muslims
बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन, जो मैं बात कर रहा था अभी लास्ट स्लाइड में कि ये जैसे क्राइम्स के लिए, एविडेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ये सब के लिए क्या है, लॉ सेम है, लेकिन जो पर्सनल लॉज है जैसे शादी के लिए, तलाक के लिए, गोद लेने के लिए, ये हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग है। तो इसी के लिए बात हो रही है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सारे कानून सबके लिए सेम हो जाएंगे, इसी के लिए बात चल रही है। तो ये था ये समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ था जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। Increase in legislation dealing with personal issues in the far end of British rule forced the government to form the V.N. Rao Committee to codify Hindu law in 1941। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया था। तो ये उस टाइम गठित हुई थी समिति की, एक बिल पास होना चाहिए पर्सनल लॉ के लिए। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन अ बिल वाज देन अडॉप्टेड इन 1956 एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अमेंड द कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटेस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन एमॉन्ग हिंदूज, बौद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। तो उस समय जो लॉ पास हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट के, उसके बारे में देख लेते हैं। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित किया गया था के रूप में एक विधेयक बनाया गया था। हाउएवर देयर वेर सेपरेट पर्सनल लॉ फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी। तो जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल किसके लिए पास किया गया है, केवल बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू के लिए। इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी को अलग किया गया था। इन लोगों का अपना अलग एक पर्सनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इनके में विवाह और शादी, तलाक जो भी होता है वो सब कुछ हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द कोर्ट हैव ऑफन सेड इन जजमेंट्स दैट गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स अ यूसीसी। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत सारे फेमस केसेज हैं, जैसे द जजमेंट इन द साबानो केस जो 1985 में था, ये बहुत फेमस केस है। दूसरा एक बहुत फेमस केस था सरला मुदगल केस 1995 में था। ये इसमें क्या हुआ था, ये बाइगेमी से रिलेटेड था, विच डील्स विद द इश्यूज ऑफ बाइगेमी एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल लॉज एग्जिस्टिंग ऑन मैटर्स ऑफ मैरिज। इसमें क्या हुआ था कि एक हस्बैंड था जो हिंदू था, तो वह हिंदू मैरिज रीति रिवाज से एक शादी किया, उसके बाद बिना तलाक दिए ही वह मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता है दूसरी शादी करने के लिए। फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर ये केस था सरला मुदगल केस 1995 का ये केस है। बाई आर्गुइंग दैट प्रैक्टिसेज सच एज ट्रिपल तलाक एंड पॉलीगेमी इम्पैक्ट adversely the right of women to life of dignity, the center has raised the question whether constitutional protection given to religious practices should extend even to those that are not in compliance with fundamental rights। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि जो ट्रिपल तलाक है और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के समान तथा उसके कर्मपूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स इन इंडिया। तो क्या है भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है, उसको देख लेते हैं। इंडियन लॉज टू फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 etc। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्ताक्षर अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 इत्यादि। States however have made hundreds of amendments and therefore in certain matters there is diversity even
अंडर दिस सेकुलर सिविल लॉ। हालांकि राज्यों में कई कानूनों में संशोधन किए गए, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है। Recently, several states refused to govern by the Uniform मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अभी कई राज्यों ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम 2019 जो लागू हुआ था उसको लागू करने से इनकार कर दिया था। एज ऑफ नाउ गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक जो अभी बात करें हम वर्तमान में, तो गोवा एक ऐसा राज्य है भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन पर्सनल लॉज। व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुलनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, एडहरिंग टू द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, जेंडर जस्टिस। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण। The UCC aims to provide protection to vulnerable sections as envisaged by the Ambedkar, including women and religious minorities, while also promoting nationalist fervor through unity। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को भी बल मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, कानूनों का सरलीकरण। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लॉज अराउंड मैरिज सेरेमनीज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेकिंग देम वन फॉर ऑल। द सेम सिविल लॉ विल देन एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। समान नागरिकता संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो या पारसी हो, सभी के लिए समान लॉ हो जाएंगे। अडहरिंग टू द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल। सेक्युलरिज्म इज द ऑब्जेक्टिव इंश्रिन इन द प्रेम्बल। अ सेक्युलर रिपब्लिक नीड्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रेदर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना चाहिए। जेंडर जस्टिस, अगर जेंडर जस्टिस की बात किया जाए तो लैंगिक न्याय होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मेल है वैसे फीमेल के लिए समान कानून होना जरूरी है, चाहे कोई भी धर्म हो। इफ यूसीसी इनेक्टेड ऑल पर्सनल लॉ विल cease to exist, it will do away with gender bias in existing law। यदि समान नागरिकता संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद जो जेंडर जस्टिस है क्या हो जाएगा, उसके लिए पक्षपात की समस्या जो निपट सकते हैं वो बहुत आसानी हो जाएगी निपटने में। व्हाट आर द चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला जो चैलेंजेस है वो क्या है, डाइवर्स पर्सनल लॉज, दूसरा है क्रिमिनल पॉलिटिक्स और थर्ड वन है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हार्डल। तो तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, विविध व्यक्तिगत कानून, सांप्रदायिकता की राजनीति जो है, संवैधानिक बाधा है। तो तीनों को वन बाय वन करके देख लेते हैं। जो पहला है डाइवर्स पर्सनल लॉज, उसको देख लेते हैं। द कस्टमरी प्रैक्टिसेज अमॉन्ग वेरियस कम्युनिटी वेरी अलॉट, विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। It is also a myth that Hindus are governed by the one uniform law. Marriage among close relatives to prohibited in the north but considered auspicious in south। यह भी एक मिथ है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, लेकिन अगर बात करें साउथ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर निकट संबंधी की हुई तो शादी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर बात करते हैं हम साउथ इंडिया में तो वहाँ पे शुभ माना जाता है। Lack of uniformity in personal law is also true of Muslim and Christians। पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन itself protects local custom of नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। व्यक्तिगत कानूनों के जो है उसे रिलेटेड संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाज की सुरक्षा दी गई है। The vast diversity of the personal laws along with the devotion to which they are adhered to makes uniformity of any sort very difficult to achieve। It is
वेरी टफ टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। तो व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देता है। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही जटिल काम है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो इसका क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कई विश्लेषणों का मत है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी मांग जो है केवल जो कम्युनल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है, कुछ विश्लेषणों का मानना है। A large section of society sees it as a meritocracy under the garb of social reform। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है, ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल की बात कर लें हम, जो संवैधानिक बाधा आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें 2 आर्टिकल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल पैदा करता है, मतलब संवैधानिक बाधा पैदा करता है। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 25 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन गेट्स इनटू conflict with the concept of equality inherent under article 14 of the Indian Constitution। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, वो क्या करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। उसके मतलब उस जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इंसिडेंट है उसके वो कन्फ्लिक्ट पैदा करता है उसमें। अब बात कर लेते हैं हम कि अब आगे की जो राय है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी विल हैव टू वर्क हार्ड टू बिल्ड ट्रस्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली मेक कॉमन कॉज विद सोशल रिफॉर्म्स रेदर देन रिलीजियस कंजर्वेटिव्स। परस्पर विश्वास के निर्माण के लिए सरकार को और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। रेदर देन omnibus approach, the government could bring separate aspects such as marriage, adoption, succession and maintenance into issues in स्टेजेस मिलाया जाए। जैसे एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण की बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल कर सकती है। द नीड ऑफ द ऑर इज द कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज सो दैट prejudices and stereotypes in every one of them would come to light and can be tested on the anvil of the fundamental rights of the Constitution। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी, जैसे मान लीजिए अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं उनमें भी कमियां, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। तो उन सबको दूर किया जाए, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आधार पर उसका परीक्षण किया जाए और वे फॉरवर्ड मतलब इसके आगे की राह को आसान बना जाए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लाया जाए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको ये कौन से भाग में मिलेगा। तो ये भाग 4 में आपको मिलेगा जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कौन से आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 44। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।